दोस्तों, मैं रमनीकांत लेकर आया हूँ आपका चैनल पॉलिटिकल रिव्यू इंडिया। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है हाल में उसके बारे में। 3 दिन पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा और वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। और जो स्टूडेंट अनरेस्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से, करीब 1.5 महीने से 2 महीने से, वो एकदम बेकाबू हो गया और उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। भारत अभी वो फ़िलहाल भारत में ही हैं और बातचीत उनकी यूरोपीय देशों से चल रही है कि जहाँ उनको शरण मिल जाए। लेकिन ये यहाँ मुद्दा बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि भारत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि लगता है हमारी सरकार ने पिछले जो भी इस तरह के हमारे बॉर्डर में उथल पुथल हुई हैं उनसे कुछ सीखा नहीं है। जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ, जो अफ़गानिस्तान में जब 1979 में रशियन आर्मी ट्रूप इन हुई थी, करीब 30,000 ट्रूप्स आए थे उनके, और उस वहाँ की सोशलिस्ट सरकार को सपोर्ट देने के लिए। और उसका नतीजा ये हुआ था कि एक तरफ रशियन आर्मी थी, दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने एज ए प्रॉक्सी एजेंट्स मुजाहिदीन को हथियार देने शुरू करे, उनको आर्म्स अम्यूनिशन देने शुरू करे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो दोनों तरफ के आर्म्स अम्यूनिशन, स्पेशली जो मुजाहिदीन के जो आर्म्स अम्यूनिशन थे, वो भारत में आए, खालिस्तानी टेररिस्ट के पास आए, एलटीटी टेररिस्ट जो इंडियन शोर से ऑपरेट कर रहे थे अगेंस्ट द श्रीलंकन आर्मी, उनके पास आए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के पास आए। तो ये आर्म्स काफ़ी हद तक इंडियन कंट्री में, नॉट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे, इंडियन एज इंडिया कंट्री में आ गए वो। एंड उसका नतीजा ये हुआ कि खालिस्तान जो मूवमेंट था 84-85-80 से लेके 84-85 तक अपने चरम पे था। हमारे उन्हीं में से एक ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या करी। उसके बाद एलटीटी का जो मूवमेंट था अगेंस्ट द श्रीलंकन, दो इट वाज टारगेटेड अगेंस्ट द श्रीलंकन आर्मी एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, बट उसका असर हुआ कि वो इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे और काफ़ी मजबूत थे। और इसी सब का नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट में 89, 90, 91 में जो उल्फा मूवमेंट था वो अपने पीक पर था। तो कहने को अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, अलग कंट्री था, और शायद जब 79 में जब रशियन आर्मी एंटर करी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसका हमारे इंटरनल डिफेंस पे और जो इंटरनल पॉलिटिक्स पे इतना ज़्यादा कितना असर होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। टोटल इंटरनल सिक्योरिटी वॉज डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो बांग्लादेश में हुआ है, ये एक तरह से शायद हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह होगा। हमारे लगता है कोई इंटेलिजेंस एजेंट्स थे ही नहीं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है, और ना ही हम उस सिचुएशन को कुछ कंट्रोल कर पाए। शेख हसीना काफ़ी फ्रीक्वेंटली हिंदुस्तान आ रही थी। 26 जनवरी को शायद वो गेस्ट में थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और 9 जून को जो प्रधानमंत्री का शपथ समारोह रहा उसमें वो आई। उसके बाद भी 1-2 बार प्रधानमंत्री से आके मिली हैं वो। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एनएसए है, रॉ है,
ये इनका टोटल फेल्योर है। वो समझ ही नहीं पाए कि स्थिति इतनी जल्दी बदलेगी कि जो मूवमेंट 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले शुरू हुआ है इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि शेख हसीना को रातों रात देश छोड़ना पड़ेगा। और अब तो आगजनी लूटपाट इस तरह हो रही है। तो जो मेरा कहना है कि ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश। इनको चाहिए था कि जो अपने एजेंट्स को एक्टिव करके और स्थिति को कुछ संभालते, कुछ नियंत्रण में करते। और शेख हसीना को भी समझाने की ज़रूरत थी। उनका भी रवैया कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। काफ़ी उन्होंने जो कट्टरपंथी, जिनको वो कट्टरपंथी कह रही हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने कट्टरता से एक्शन लिए वो शायद बैकफायर कर रहे हैं उनको। जो उन्होंने जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट किया है, कुछ को करीब शायद 2 साल पहले की बात होगी, कुछ जमात लीडर्स को जब वो उनके 75 में क्या रोल था उसको लेके 1-2 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया था। तो वो सारा बैकफायर हुआ है। जो उनका कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन था वही लोगों को लगा कि वो ज़्यादा कट्टर है। इवन जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने काफ़ी अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर के रख दिया था, जो काफ़ी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मानते हैं कि इट वॉज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उस सब का नतीजा हुआ कि स्टूडेंट्स और बाकी लोग भड़क गए। तो इसमें और फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि जो इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ भी है। तो वो तो हिंदुस्तान के लिए और एक खतरे की घंटी है कि अगर इफ़ चीन और पाकिस्तान इसमें हैं, मिले हुए हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ही परेशानी वाला काम है। और जो खालिदा ज़िया या जनरल ज़ियाउर रहमान की सरकारें भी रही थी, तो उनका भी एक एंटी इंडिया स्टांस रहा था और प्रो पाकिस्तान स्टांस था। तो जो हमारा पूरा मकसद था पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का, वही डिफीट हो जाता है अगर वहाँ पर एक प्रो पाकिस्तान सरकार आ जाती है। तो इसमें शेख हसीना को भी थोड़ा सा हमको ज़रूरत थी, हमारे प्रधानमंत्री को या हमारी सरकार को उनसे बातचीत करने की, कि वो अपना रवैया थोड़ा नरम करें और किसी तरह समझा बुझा कर एक बीच का रास्ता निकाल कर काम करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो मेरा ये कहना है कि इसमें हमारा टोटली जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो फेलियर है। ना तो हमें इंटेलिजेंस था इस सब का कि क्या होने वाला है, ना ही हमने कोई कोशिश करी अपने एजेंट्स के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू वहाँ पर के सिचुएशन को कंट्रोल करें, और ना ही हम शेख हसीना को कुछ कंट्रोल कर पाए या बता पाए कि भाई वो एक बीच का रास्ता अपनाए। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होगा ये हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से हमारा लैंड बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे लोग वहाँ जा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ सकती है अगर कोई प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट रही या प्रो चाइना गवर्नमेंट रही, तो डेफिनेटली वो कहते हैं दे ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। उसके लिए हिंदुस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो फेलियर है, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े फेलियर को ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि एक फेलियर है। कल जयशंकर प्रसाद जी राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि हम नज़र बनाए हुए हैं सिचुएशन पर, बांग्लादेश की सिचुएशन पे। तो नज़र बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो हमको जस्ट रिएक्ट करना है। मतलब जो एक्शन का टाइम था या जो प्रोएक्टिव हमको रहना चाहिए था वो हमने करा ही नहीं है। It's a massive failure of the government of India, all the agencies, Ministry of External Affairs and RAW as well as the National Security Agency. इनका बड़ा फेलियर है ये समझ ही नहीं पाए कि इतनी जल्दी इस तरह शेख हसीना को वहाँ से भगाया जाएगा।
अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे किस तरह वहाँ सिचुएशन अनफोल्ड होती है। वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, एक मोहम्मद यूनिस जी का नाम आगे आ रहा है अभी कि उनके अंडर में बनेगी, जो कि रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। और तो अगर उनका बस चलता है तब तो शायद हालात ठीक ठाक रहेंगे, बट ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा, उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी रहती है, किस तरह आगे होता है। वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि जो इनिशिएटिव वाली सिचुएशन है वो हमने खो दी है। जब हम उस वक्त कुछ कर सकते थे प्रोएक्टिवली, तो अभी हमें देखना है कि आगे क्या होता है। और हमारे बातचीत कैसी लगी आपको बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मैं रमनीकांत आगे भी आपको इस तरह के टॉपिक्स पे बातचीत करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।